Greetings of the day. Today we are going to talk about another aspect related to the accounts of a banking company, and that is non performing assets. So, non performing assets, or NPAs as they are known as popularly, are an important concern for all the banks because non performing assets lead to the problem situation because the bank stops receiving income on the assets. So, before we go deeper into the meaning of non performing assets, we should first understand that what is a basic understanding behind the classification of non performing assets. So, we will start with the meaning of non performing assets. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि एक बैंक के असेट्स क्या होते हैं. एक बैंक के असेट्स क्या होते हैं जिस पे उन्हें इनकम मिलेगी. तो बैंक को इनकम किस पे मिलती है, जो वो लोन देता है. सो ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स दैट अ बैंक गिव्स आर दी असेट्स फॉर दी बैंक. जितनी भी तरह के लोन बैंक देता है वो सभी लोन्स बैंक के लिए असेट हैं. तो कितनी तरह के लोन्स बैंक देता है. देर आर टर्म लोन्स जिसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन्स भी आते हैं, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म. देन ओवरड्राफ्ट जिसमें कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में जितना पैसा होता है वो उससे ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है, वो भी एक तरह का लोन है. कैश क्रेडिट जहाँ पर लोन दिया जाता है कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी देकर, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लोन. देन देर इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन. क्योंकि जिस व्यक्ति ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, अब उसे वेट नहीं करना, बैंक उसकी जगह पे वेट करेगा, तो बैंक ने एक तरह से उसे पैसा एडवांस में दे दिया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लोन. So different kinds of loans and advances are given by a bank, and all of them are the assets for the bank. ये सभी बैंक के लिए assets हैं क्योंकि इन सब पे बैंक को इनकम मिलती है. अब जब तक वो इनकम मिलती रहती है सो दे रिमेन परफॉर्मिंग, उस पर परफॉर्मेंस हो रही है. उस असेट की क्या परफॉर्मेंस है कि उस पर इनकम आती रहे. तो जब बैंक किसी को लोन देता है तो उस पर वापस आता है वो धीरे धीरे करके लोन, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होके वापस आता है. तो वो अगर टाइम पे वापस आ रहा है देन द असेट इज परफॉर्मिंग असेट. लेकिन अगर वो वापस आना बंद हो गया, दैट मीन्स द असेट हैज स्टॉप्ड परफॉर्मिंग. असेट ने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बंद कर दी है. सो दिस बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग असेट. अब नॉन परफॉर्मिंग असेट हम कब कहेंगे? क्या एक बार भी किसी ने अगर अपनी किश्त वापस नहीं की लोन की तो क्या वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है, ये क्वेश्चन है. और क्या हर एक बैंक एक ही तरीके से डिसाइड करता है कि ये असेट परफॉर्मिंग है या नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि इसके लिए गाइडलाइंस हमें आरबीआई में दी गई हैं. सो आरबीआई का जो एक्ट है उसमें हमें सारी गाइडलाइंस दी हैं. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ given clear cut guidelines as to when to recognize an asset as a non performing asset, right? So we have to see what are these guidelines. So if we just look here, we can see we have written non performing assets, and when we say they are non performing, कब वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं वो हम आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं. और आरबीआई की गाइडलाइन क्या है? देयर इज अ 90 डेज रूल. 90 डेज रूल मीन्स अगर किसी भी लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट है वो वापस आना बंद हो गया है और 90 डेज हो गए हैं कि कोई आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है वो वापस नहीं आई है, देन इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग asset, right? So when we have a non performing asset, then what is the accounting impact of a non performing asset? क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया है एसेट तो उसका हम बैंक की अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा. सो व्हेन द बैंक शोज द इनकम, बैंक जब अपनी इनकम दिखाता है तो हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. अक्रूवल मीन्स कि जो इनकम आपकी ड्यू हो गई है, अगर आपके पास राइट आ गया है उसको रिसीव करने का, तो हम उसे इनकम मान लेते हैं चाहे वो एक्चुअली आपने रिसीव की हो या नहीं. तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं. लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कोई
असेट आपका नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, इफ इट हैज बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो आप उसके ऊपर अक्रूवल वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे. मतलब उसकी इनकम को हम तब तक इनकम नहीं मानेंगे जब तक कि वो एक्चुअली रिसीव नहीं हो जाती. उसके ऊपर हम अर्न की गई या ड्यू हो गई इनकम को इनकम नहीं मानेंगे, बल्कि जो एक्चुअली रिसीव हो गई है सिर्फ उसको इनकम मानेंगे. बिकॉज लॉजिक ये है कि आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर डाउट आ गया है कि पता नहीं अब वो आगे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम उसे इनकम मानते चले जाएं और प्रॉफिट दिखाते जाएं और एक्चुअली में वो प्रॉफिट हो नहीं, दैट इज रॉन्ग. तो हमारे जो अकाउंट्स हैं उसमें फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, जो भी हमारी रियल सिचुएशन है उसका सही डिस्क्लोजर होना चाहिए. इसलिए हम ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो गया है या जिसपे 90 डेज हो गए हैं उस पर पैसा ड्यू है और 90 दिन तक उस पर कोई पैसा नहीं आया, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं. और ये सभी बैंक्स को यूनिफॉर्मली फॉलो करना है. तो हर एक बैंक अपने रूल नहीं बनाएगा, जो आरबीआई का रूल है दैट हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी बैंक, राइट. सो नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर हो गया है तो उसके ऊपर जो इनकम रिकॉग्नाइज की जाएगी दैट विल बी ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड, नॉट व्हेन इट इज accrued. So we can just see a simple example here. इसमें अगर आपको एक theoretical question आता है on non-performing assets, so you can explain it with the help of an example that what are non-performing assets and how we recognize the income on the non-performing assets, right? So if we have I'll just read out the small example. Given below are the interest on advances of a commercial bank, right? So they have already given you in the question that some of them are performing assets and others are non-performing assets, right? So performing asset जो है, if it is a performing asset, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो टाइम पे आ रहा है. एंड सेकेंड इज द कैटेगरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. तो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है उस पे इंटरेस्ट अर्नड कितना है, इंटरेस्ट अर्नड इज 120 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 80. और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है उस पे इंटरेस्ट अर्नड है 75 और रिसीव्ड है ₹5, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिचुएशन इन रिलेशन टू अ बैंक, एक सिंपल एग्जांपल है जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी रिकॉग्नाइज द इनकम. अब हमें इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है. हमने देखा है कि जो भी इंटरेस्ट इनकम है बैंक की वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है. तो हम इनकम यहाँ से लेंगे. इंटरेस्ट अर्नड कितना है 120, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमें करना चाहिए 120 प्लस 75. सो दिस शुड बी आवर इनकम. सो 195 शुड बी द टोटल इनकम. लेकिन अब क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि दिस इज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट, तो इस पे तो जो परफॉर्मिंग है उस पे तो आप 120 ले लेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे. लेकिन एनपीए के ऊपर आप 80 नहीं लेंगे, वी विल टेक ओनली 5. बिकॉज नाउ वी नो कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, इस पे 90 डेज के अकॉर्डिंग पैसा ड्यू चल रहा है. सो वी हैव क्लासिफाइड इट एज नॉन परफॉर्मिंग. सो नाउ वी विल टेक द इनकम एज 120 प्लस 5, not 120 plus 75. So this will be considered as the income of the bank. So this was a small example to understand how we recognize the income. So we will take up another question in the next presentation.